डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा आप जानते हैं कि हमने जो एनसीईआरटी बायोलॉजी जो 12th क्लास से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज हम उसमें जो चैप्टर 7 ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं। और इसका ये रहेगा आपका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट भी आप इससे पहले देख लें ताकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इजी सॉल्व हो जाएं। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जबकि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 1 टू 15 क्वेश्चन तो सोल्व किए ही थे, लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से हमने डिस्कस किए थे, ओवरव्यू पढ़ा था चैप्टर का, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट सेकंड और आगे भी जो पार्ट थर्ड रहेगा में आपके इजीली सॉल्व हो सकें। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट सेकंड। और यदि बता दें ये यूनिट नंबर हमारी जो 7 है उसका लास्ट चैप्टर रहेगा, उसके बाद हमारी जो है वो शुरू हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट रहेगा वैसे क्वेश्चन नंबर 16, विच साइंटिस्ट वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमोज। एक प्लांट का नाम है जो काफ़ी हेल्पफुल प्लांट होता है, ऑयल वगैरह जो इसका मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। गिव एन आइडिया ऑफ म्यूटेशन। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइंटिस्ट ने इवनिंग प्राइमोज नाम के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेशन कॉन्सेप्ट को दिया था। और म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कशन किया था हमने, किस साइंटिस्ट ने किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो दिए हैं। तो यहाँ पे ह्यू जोडी वेरिज नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही म्यूटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था। इन्होंने बताया था म्यूटेशन कैसी होती हैं, रैंडम होती हैं एंड डायरेक्शन लेस होती हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन में डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट की बात है वो जरूर मिलती है। और एक बात इन्होंने बताई थी, जो म्यूटेशंस हैं, जो जेनेटिक चेंजेस हैं, म्यूटेशन मीन्स जेनेटिक चेंजेस, वो क्या होते हैं, एकदम से आते हैं, पहले कई सालों तक नहीं मिलेंगे, उसके बाद एक ही टाइम आएंगे, फिर हो सकता है आगे कई सालों तक ना मिले। उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है साल्टेशन। तो ये बातें हैं ना जो ह्यू जो डी वेरिज ने डिस्कस की थी, डार्विन ने बताया, मैंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है वो डिस्कशन मेंडल के ला दिए थे। ये इवोल्यूशन से रिलेटेड एनसीईआरटी में 12th बेस पे इसका नाम है जो नहीं मिलता साइंटिस्ट का, हो सकता है आप वैसे इसको सर्च करके देख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट्स फोसिल्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा। जावा, जावा इंडोनेशिया का एक हम बोल सकते हैं क्या रहेगा, आइलैंड है। आइलैंड है ये इंडोनेशिया के अंदर। और यहाँ से आपसे पूछा है किसके फॉसिल यहाँ से मिले हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। यहाँ से हमारे रामापिथिकस जो मैन लाइक एंसेस्टर मानते हैं हम, मैन लाइक एंसेस्टर के हमारे जो फॉसिल्स हैं, कुछ अवशेष हैं वो इस जगह से मिले हुए हैं। तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं है। आगे देख लेते हैं, द आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ कैट। आइज की बात है तो आइज का मतलब क्या है, सिंपली सीइंग से रिलेटेड है, एक प्रकार की हमारी सेंस ऑर्गन है। और दोनों के क्या काम है, अब इसने आगे बोल भी दिया, तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग हैं लेकिन फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं। और इससे रिलेटेड हमने क्या डिस्कस क्वेश्चन, जैसे होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, कुछ ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। होमोलोगस में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए सेम, फंक्शन क्या होना चाहिए डिफरेंट, फंक्शन है वो डिफरेंट मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या डिस्कशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की हुई है इसने, और फंक्शन बोला है इसने सेम ही है, सेम। और उसके लिए जैसा कि वो पता लग ही गया, एनालॉगी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं जो कि फिलहाल नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल इन एडवांस ऑर्गेनिज्म, एडवांस या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में क्या है, लेस फंक्शनल है। पहले हो सकता था वो काफी सारे फंक्शन करते थे। तो पढ़ लेते हैं हम। एक बात और जो आपको याद रखनी है, होमोलॉगी होती है ना जो, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसे हम 9th 10th में पढ़ते थे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, जो एक जगह से अलग अलग जगह पे फैल जाए। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग होने की वजह से वो काफी सारी स्पीसीज बनाता हुआ दिखेगा, फैलती हुई दिखेंगी। और एनालॉगी क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, एंसेस्टर अलग अलग हैं सबके, लेकिन एक फंक्शन ने, एक काम ने उनको सबको एक जगह आके जोड़ दिया है, एक जगह आके फोकस कर दिया है। तो इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी आपको याद रखने हैं।
वो कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड डिस्कशन क्या हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवोल्वड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस की तो जिक्र ही नहीं है, होमोलोगस के तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ही इनकरेक्ट रहेंगे। एनालोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवोल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट, जाहिर सी बात है एनालोगस के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ रहेगा। ये पेयर याद रख लेना आप, वहां से आपके ऑप्शन है काफी सारे करेक्ट करवा सकता है। कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट एनालोगस से रिलेटेड ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सैपियंस फ्रॉम द एंसेस्टर। जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन सा है, जिसके बेस पे हम एक ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि ये चीज में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अपराइट पोस्चर सबके अंदर नहीं मिलती है। शॉर्टनिंग ऑफ जा, बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर मतलब दो आंखों से देखने वाला विजन, सामने एक ही चीज को दोनों आंखों से देखने वाला विजन बोल सकते हो, जैसे बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स भी होती हैं। इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, प्रीवियस पार्ट में भी हमने बड़े अच्छे ढंग से दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके, किस तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिलता है जब हम इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ते हैं, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे ह्यूमंस के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट है। ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, इतना ज़्यादा मैच्योर है, नई नई टेक्नोलॉजी, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ यदि हम कंपैरिजन करें, उसके कंपैरिजन के अंदर देखते हैं कि ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इवोल्यूशन देखा जाता है ह्यूमंस के अंदर। बाकी ऑर्गेनिज्म में इतना ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो वो ब्रेन कैपेसिटी का ही करेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, when two species of different genealogy came to resemble each other as a result of adaptation। अभी बात की थी, यदि हम अलग अलग एंसेस्टर्स की स्पीसीज एक कॉमन अडेप्टेशन, एक प्रकार के काम के लिए वो मिलती हुई दिखें, तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसके लिए हमने बोला था कन्वर्ज होना, मतलब एक जगह फोकस होना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और किसकी वजह से होता है ये, एनालॉगी की वजह से होता है। एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। मान लो किसी को एयर में रहना है, हवा में उड़ना है, तो जाहिर सी बात है क्या होने चाहिए, उनके पास विंग्स होने चाहिए। तो विंग्स सबके पास होने चाहिए, हो सकते हैं वो अलग अलग करेक्टर्स अलग अलग जगह से आए हो। जैसे बैट है, बैट के पास भी क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं विंग्स बोल सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास क्या होते हैं, विंग्स। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, फीदर्स बोल सकते हैं, विंग्स। तो इनके जो भी करेक्टर्स हैं, ये इनको हवा में उड़ने के लिए मदद करते हैं। लेकिन बैट क्या है, ये मैमल्स में आता है, बर्ड्स एव्स में आती हैं, और इंसेक्ट किस में आते हैं, हमारे अर्थ्रोपोडा में आते हैं। अलग अलग जगह से आना एक कॉमन करेक्टर के लिए उसको एनालॉगी या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। डाइवर्जेंट इसका उल्टा है, माइक्रो एंड को इवोल्यूशन, एक साथ होने वाले इवोल्यूशन को बोलते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, मैन। फोर लिम्स का जिक्र किया है, फोर लिम्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फोर लिम्स ऑलरेडी में मतलब फर्स्ट पार्ट में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। तो ये क्या शो करता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, फंक्शन इनके अलग अलग है। वेल्स में तैरने में मदद करती है, बैट में उड़ने में, चीता में दौड़ने में, और मैन में क्या करते हैं हम, बहुत सारी एक्टिविटी है जो हाथों से कर लेते हैं। काम अलग है, स्ट्रक्चर सेम है। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं हमारा एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और क्या है ये, होमोलोगस ऑर्गन है। बोलेंगे भाई इससे रिलेटेड तो कुछ आंसर में आया ही नहीं है। और डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूर तक फैलना। मतलब अलग अलग स्पीसीज हैं, एक ही जगह से आई हैं, मतलब कॉमन पॉइंट है इनका, कोई कॉमन पॉइंट से इवॉल्व हुई है ये। और कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन एंसेस्टर। दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। तो कॉमन एंसेस्टर को हम इसमें याद रखेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। और डिफरेंट एंसेस्टर किस में आएंगे, तो एक सारी चीज़ों को आपको एक साथ मिलाते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप एक से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पोल्यूशन की जगह पे नहीं उगेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे उगे हुए हैं, कोई ग्रास है, कोई भी अदर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, तो मान सकते हो कि वो एनवायरनमेंट कैसा है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो लाइकन्स के बारे में हम बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, ये आपके
एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। सिम्बायोटिक मीन्स दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। एल्गा क्या करता है, फूड दे देता है, और फंजाई क्या करता है, इसको वाटर या फिर शेल्टर, शेल्टर तो हालांकि एल्गी देता है इसको, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से दोनों का काम चल जाता है, मिलके रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसी को हम लाइकन बोलते हैं। और लाइकन्स क्या हैं, ये बड़े ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट, हालांकि इनको किसी के अंदर नहीं रखते, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं इनको अलग से ही पढ़ा जाता है, दोनों का मिक्सअप है। ये नहीं बोल सकते प्लांट है एनिमल है, ऐसा मान लो कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, ऐसी जगह पे सर्वाइव करते हैं जो आपके पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो। और पोल्यूशन फ्री में भी खासकर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज हैं, जहाँ पे सल्फर की ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है किसके अंदर, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन में, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, वहां से उठा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी सोचो इसमें लाइकन का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। तो वहां पे जैसे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज शुरू होने से पहले लाइकन्स अच्छे खासे रहते थे, पेड़ों पे मिलते थे, इंडस्ट्रीज जैसे शुरू हुई तो वहां पे लाइकन्स खत्म होने शुरू हुए, उसी के बेस पे जो मोथ थे उन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। पहले मोथ क्या थे, व्हाइट कलर के ज्यादा होते थे, क्योंकि लाइकन्स का कलर व्हाइट था, अपने आप को छुपाने के लिए प्रेडिएटर से। और जैसे जैसे फिर ब्लैक पड़ने शुरू हुए, इंडस्ट्री की वजह से धुआं वगैरह है वो प्लांट के ट्रंक के ऊपर पड़ने शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ, लाइकन्स शेड होने शुरू हो गए। लाइकन्स का जो कलर था वाइट, उसकी वजह से ट्री ट्रंक हमको पेड़ के जो तने हैं वो वाइट दिखते थे, वो ब्लैक पड़ने शुरू हो गए। तो मोथ्स ने भी अपना कलर चेंज कर लिया, जिसकी वजह से ह्यूमंस का रोल था उसमें इंडस्ट्रियलिज्म में। तो ह्यूमंस की वजह से होने वाले इवोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, मेलेनिज्म मतलब कलर चेंज, मोथ ने अपना कलर चेंज किया है, वाइट से वो डार्क पे आए हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन या ग्रोथ की वजह से, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो लाइकन स्किल हो चुकी थी इंडस्ट्रीज की वजह से। तो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ते हैं, पहले चैप्टर आता था एनसीईआरटी के अंदर, फिलहाल हम हालांकि उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्दर पार्ट्स में। क्या था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कैसा है, या फिर वो नाइन्थ में आता था इस नाम से, या फिर हमारे जो आएगा अभी स्ट्रेटजी ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कुछ फूड रिसोर्सेज, कुछ ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे। तो उसमें आते हैं ये एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे अच्छे से करवा सकते हैं, नई नई स्पीसीज बना सकते हैं, एक प्रकार का हम मान सकते हैं इवोल्यूशन ही है ये भी। और इवोल्यूशन में हम अपनी मर्जी से इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इसको बोला जाता है, कि हम जैसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, दोनों के बीच में क्रॉस करवा के एक नई स्पीसीज तैयार करते हैं, इस मकसद के लिए एक ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टर अच्छा है, जैसे काऊ है, काऊ की दो स्पीसीज हमारे पास हैं, एक काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, दूसरी काऊ की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, प्रोटीन वगैरह है, दूध के अंदर वो ज़्यादा मिलता है, ऐसा हमने क्रॉस करवा लिया, ऐसी ब्रीडिंग कर ली उनके बीच में, एक नई स्पीसीज बनती है, दोनों के करेक्टर लिए हुए, हमारे मकसद के लिए हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, नेचर अपने आप सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को, उसमें कोई उसका मकसद नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए। और ह्यूमन जब अपने मकसद के लिए क्या करता है, ऐसे नई ब्रीडिंग नई स्पीसीज करता है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। रिवर्स इवोल्यूशन क्या होता है, एडवांस चीजों से, एडवांस से लेवल लेस एडवांस की तरफ बढ़ना, कई बार ये भी देखा जाता है, तो हम रेट्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वैसे तो प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन रेट्रोग्रेसिव में क्या मिलेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाता है इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या होती हैं, कुछ चेंजेस, म्यूटेशन से रिलेटेड अभी कॉन्सेप्ट किया था हमने, वेरी याद रखना है। नेचुरल सिलेक्शन में आपको बताया है, अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सिलेक्ट करती है रिप्रोडक्शन फिटनेस के बेस पे, ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव फिटनेस जितनी ज़्यादा होगी, तो नेचुरल सिलेक्शन वो डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था इससे रिलेटेड। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही रहेगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे
थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, इसका भी आपको बता देते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटीज है, तो कोई मकसद नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज अपने मकसद के लिए, हालांकि उसने क्या है पैसा कमाने के लिए लगाई हैं, लेकिन उसकी वजह से वो चाहता नहीं था कि मौत का कलर चेंज हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ये। तो उसमें कोई ऐसा मौत का कलर चेंज करने का इंटेंशन नहीं था ह्यूमंस का। तो ह्यूमन की जस्ट एक्टिविटी की वजह से एक बाई प्रोडक्ट में मौत का कलर चेंज हुआ है, उसको हमने एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन नाम दिया है। लेकिन मकसद के लिए जो भी हम चेंजेस करते हैं, नए स्पीसीज बनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद ये है आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के रिलेटेड हमने प्रीवियस पार्ट में भी अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए थे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इक्वेशन दी थी हार्डी और विनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने, और यहाँ पे ये मैथ की ही इक्वेशन है, हम पढ़ते हैं जो प्रीवियस में पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज होके आएगा, बल्कि इजी से क्वेश्चन होते हैं, देखते ही डरना वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को इन क्वेश्चन से दूर भगाता है। तो इन चीज़ों को, इस इक्वेशन को हमने किस में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, किस टाइप के करेक्टर्स हैं, वो कौन से बढ़ रहे हैं कौन से घट रहे हैं, उनको समझने के लिए एक इक्वेशन इन्होंने दी थी। इसके अंदर जैसे हम पढ़ते हैं ना, पेयर्स में होते हैं करेक्टर्स, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सिंपल बेस पे हम पढ़ते हैं। तीन प्रकार के करेक्टर मेंडल ने, जो 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और 12th में भी आते हैं, तीन करेक्टर के डिस्कशन उन्होंने किया था। और इनको ही समझा जाता है, जैसे एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, डोमिनेंट करेक्टर या फिर डोमिनेंट एलील भी हम बोलते हैं, होता है रिसेसिव एलील। दो ही एलील होते हैं एक करेक्टर के लिए, ज़्यादातर केसेस में मल्टीपल एलिलिज्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यदि एक का हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी है 0.1, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 0.9, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। और मतलब P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, तो इसका यदि हम स्केयर कर लेते हैं तो फिर भी क्या है, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये किसके बराबर आएगा, आपका बराबर आएगा। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम सोल्व भी करेंगे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है भाई, जो आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड ही रहेगा। नेक्स्ट ये आ गया अभी क्वेश्चन, MN ब्लड ग्रुप है कोई, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में द फ्रीक्वेंसी ऑफ M एंड N। M की इसने फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी, 0.7, और N की फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी इसने, 0.3, और दोनों का सम हमेशा 1 मिलेगा। यदि ना भी देता ना तो भी आपको खुद भी निकालनी आनी चाहिए। तो सिंपली दोनों का सम है 1। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है MN ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म। अब दो टाइप की कंडीशन, तीन की मिलेगी, एक MM हो सकते हैं, एक MN हो सकते हैं, और एक NN हो सकते हैं। NN की कंडीशन, तीन कंडीशन मिल सकती हैं। वहाँ पे हमने कैपिटल स्मॉल वर्ड यूज किए थे, यहाँ पे वर्ड अलग यूज किए हैं। तो ये तीन कंडीशन क्या है, M स्केयर, N स्केयर, PQ की जगह हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, MN, सम कितना आएगा, 1 आएगा। इक्वेशन वही है। अब इसने पूछा है MN की, MN की कैसे निकालेंगे हम, यदि हम स्क्वेयर कर लेते हैं, स्क्वेयर, इसने M स्क्वेयर का नहीं पूछा, सीधा पूछा इसने MN का। तो MN का क्या करेंगे, 2 इंटू M की कितनी है 0.7 इंटू 0.3 कितना आएगा, 0.21 इंटू 2 इक्वल टू 42, 0.42। और ये आया है इसका फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो जितना आया है वो टोटल कितना है, 1 इंटू में 100, 42% आ जाएगा। इसी को बस और ट्विस्ट करते हैं, यदि आपको बोल दिया जाता कैपिटल एम है ना, वो आपको कितना मिलेगा, केवल यही चीज ने बताई है कि इतनी ही कंडीशन है आपके पास। मतलब इसमें तो सिंगल का बोल दिया इसने। अब यदि स्क्वायर में दे देता, दो दो करेक्टर इकट्ठे दे देता ये पेयरिंग में, तो उस कंडीशन में क्या है, वो नंबर आपको हमेशा स्क्वायर में ही मिलेगा। तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, हालांकि ये तो हमने निकाल ही लिया वैसे तो। ये कितना आएगा एन स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगी ना एम को हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि 0.14 दिया हुआ है, अकेला एम स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, 0.7 वैल्यू आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो।
तो ये जरूर देखना है पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे इसने एम और एन अलग अलग दे दिए, और कंडीशन भी हम ले सकते थे, जैसे एन की वैल्यू ये मान लो 0.36 दे देता कि एन एन की वैल्यू 0.36, फिर आपसे पूछ लेता कि भाई इसका एम एन क्या आएगा। केवल एक वैल्यू से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो वही बात है, इसका हम सिंगल एन क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर है 0.6 का, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का सम 1 होता है, 1 माइनस 0.6 कितना आ गया 0.4, दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब एम एन निकाल लो, 2 इंटू एम की वैल्यू 0.4 इंटू 0.6, तो वहां से भी आप मतलब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। वैल्यू आपको बस मेन मोटो याद रखना है, एम और एन की जो वैल्यू मिलेंगी सिंगल सिंगल, वो हमेशा यदि एक देती है तो वो 1 में से माइनस करके दूसरी आप निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू स्क्वेयर होना कोई फिक्स नहीं है। पेयर वाली वैल्यू आपको कौन सी मिलेंगी, जब ये पेयर में आती है, पेयर में आती है ना, इस तरीके से पेयर वाली वैल्यू है वो हमेशा स्क्वायर में मिलेंगी। स्क्वायर में कैसे, यदि ये आ गई ना तो इसको मत निकाल लेना 1 माइनस करके, क्योंकि जब स्क्वायर की बात आती है तो फिर इसमें तो ये 2mn भी आ जाता है, तब जाके 1 वैल्यू होती है। कभी आप इन दोनों को जोड़ के ही 1 के बराबर दिखा दो, वहां पे मार खा सकते हो। सिंपल आपने उस केस में क्या करना है, इसका स्क्वायर से नॉर्मल वैल्यू लेके आने 0.6, और उसके बाद फिर आप n की वैल्यू 1 में से 0.6 निकाल के 0.4 निकाल सकते। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे, इससे रिलेटेड कोई ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यदि आपसे पूछ लेता ना ये 49 किसका आता, वो आता हमारा एम का, और दूसरी क्या वैल्यू बच गई 0.9, 0.09 किसकी वैल्यू आती, हालांकि किसने दे नहीं रखी, फिर 9% किसकी आती, वो एन एन की आती। तो आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कितने भी आंसर सोल्व किए जा सकते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है, वीवी पैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवोल्व्ड। वीवी पैरिटी एंड ओवी पैरिटी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है वीवी पैरिटी, जो से आपसे पूछा हुआ है, वीवी पैरस एनिमल क्या होते हैं, जो यंग वंश को बर्थ देते हैं। और यंग वंश को बर्थ देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम वीवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है, जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है ना, डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे कि जायगोट से फीटस बनता है, और डिलीवरी के टाइम तक वो कंप्लीट डेवलपमेंट मदर वोम के अंदर होती है, मदर वोम के अंदर होती है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहती है। एक होता है ओविपेरिटी, ओविपेरिटी या ओविपेरस एनिमल, इनके अंदर एग को ले कर दिया जाता है, तो एक जायगोट वाली कंडीशन में उसको बॉडी से बाहर निकाल के छोड़ दिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, जैसे बर्ड्स में देखते हैं हैचिंग की जाती है बर्ड्स के अंदर, और वरना कुछ ऑर्गेनिज्म इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बस भगवान भरोसे छोड़ देंगे, भाई आगे डेवलप हो गया तो हो गया, वरना ये किल भी हो सकता है, प्रेडिएशन भी इसकी हो सकती है। तो क्योंकि अर्ली स्टेज में तो हम देखते हैं पेरेंटल केयरिंग है ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, शुरुआत वाली स्टेज में यदि हम एक बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या चांसेज हैं कि वो जिंदा रहे, नहीं। तो ऐसे ही पेरेंटल केयरिंग तो हम जिंदगी भर करते हैं बच्चे की, हालांकि काफ़ी हद, जरूरी नहीं पूरी लाइफ टाइम तक ही हो, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं देखा जाता। वो क्या है, जाइगोट को छोड़ के कई कईयों में केयरिंग मिल जाती है, वरना छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म अपने आप ही डेवलप करता है। बच गया तो ठीक है, वरना मैक्सिमम चांस रहते हैं उसके किल होने के। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा नंबर में रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी किया जाता है। ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा हुआ है कि क्यों ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एडवांस कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ही नहीं आती, तो ये ज़्यादा एडवांस है। ऐसे ही कुछ करेक्टर्स के कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं, वीवी पैरिटी और ओवी पैरिटी में ज़्यादा एडवांस है वीवी पैरिटी, और इसका रीजन मैंने बता ही दिया है। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर, दे लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल होना, दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल रेट उनका बढ़ सके, इसके लिए क्या होता है, वो ज़्यादा एडवांस करेक्टर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, क्या होता है, सेम फंक्शन होता है, और स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट, सर डिफरेंट, और किस टाइप को शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को।
डाइवर्जेंट होमोलॉगी को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने पढ़ लिया, एक प्रकार का ह्यूमन अपने मकसद के लिए जब करता है, ठीक है, ह्यूमन अपने क्या करता है, कुछ वेलफेयर के लिए, कुछ करेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए जब यूज करता है, उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक के साथ हमने बता दिया इसका क्या थोड़ा बहुत रिलेशन मिल सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ऐसी पॉपुलेशन थी उसके अंदर हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो थे, यहाँ पे यदि बात करें हम टाइप के, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इसके पास ऑर्गेनिजम्स थे, किसी के पास कौन सा करेक्टर था, किसी के पास कौन सा था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई की वजह से क्या हुआ, कुछ ही पार्टिकुलर पोर्शन है वो इस स्पीसीज का या फिर इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का वो बच पाया और वो कैसा बचा, मान लो वो इस तरीके का बचा। अब नेक्स्ट जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना, पॉपुलेशन का साइज जब इतना ही हो जाएगा, उसमें आपको किस टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे ये वाले, तो आपको ये टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिल सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, यहाँ पे केवल पार्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही मिलेंगे, तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब शिफ्टिंग, जीन्स का टोना, बहुत सारे टाइप के जीन्स थे, वो एक पार्टिकुलर टाइप के जीन्स ही आपके मिले हैं, तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो हमारा आंसर एनालॉगस से रिलेटेड क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको बता देते हैं, जैसे आप चैनल पे कंटिन्यू हैं, ऐसे ही आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी बाय पकनैन पर्सनल चैनल है, और इस चैनल पे आपको बायोलॉजी का बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और किया भी हुआ है काफ़ी सारा। आप इस चैनल को रिसर्च करके या सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब रखें, क्योंकि इसके अंदर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड 11th 12th का तो मैटर मिलता ही है, इसके अलावा 9th 10th के भी जो मैटर हैं बायोलॉजी सेक्शन के, वो आपको बड़े अच्छे ढंग से अच्छे नोट्स की मदद से और एनसीईआरटी से जुड़े हुए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हैं वही आपको डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। फ्री पीडीएफ्स आपको वो प्रोवाइड की हुई हैं। ये चैनल केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ है, जितनी ज़्यादा उसके आपके साथ इसमें डिटेल शेयर की हुई हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, नीट के लिए भी, और आपको फ्री में जो पीडीएफ नोट्स हैं एनसीईआरटी को थोड़ा मॉडिफाई करके, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, और काफ़ी सारी जो आपको वन शॉट वीडियो हैं, सिंगल शॉट के अंदर कुछ ऐसी वीडियोज आपको कंप्लीट मिल जाएंगी चैप्टर्स की, उनके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एनिमेशन लिंक्स हैं। एनिमेशन लिंक्स मतलब एक कार्टून टाइप में कंप्लीट चैप्टर को समझाया हुआ है, स्टोरी टाइप में समझाया हुआ है, वो लिंक भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आप चाहो तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंप्लीट स्टडी है वो अपनी कर सकते हो। इसके अलावा 9th 10th से रिलेटेड तो यहाँ पे साइंस का मैटर भी आपको कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके फाउंडेशन से रिलेटेड है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करें, अपने जो भाई हैं बंधु हैं उनके पास भेज सकते हो, जो 9th 10th में है या फिर 11th 12th में है, और आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये 28। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मोथ पिस्टन ट्यूलेरिया। तो ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बात आ चुकी है, और इसमें आपसे पूछा हुआ है किस टाइप का सिलेक्शन है ये, और ये आपका किस टाइप का है, एक प्रकार का डायरेक्शनल सिलेक्शन है। मार खा सकते थे आप आर्टिफिशियल के साथ जुड़ के। आर्टिफिशियल में मैंने बोला था हमारे किसके लिए, हमारा एक मकसद होता है, एक इंटेंशन होती है, उसी के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करके एक पर्टिकुलर करेक्टर अचीव करते हैं। लेकिन डायरेक्शनल या फिर एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन में क्या है, जो वाइट कलर था ना मोथ्स का, वाइट कलर, वो क्या हो गया, वो डार्क कलर हुआ है। हम नहीं करना चाहते थे वो डार्क कलर, वो हुआ है अपने आप। और क्यों हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। वाइट कलर कब था,
जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, बिफोर इंडस्ट्रियल हम बोल सकते हैं टाइम। और यदि यहाँ पे उनका कलर डार्क क्यों हुआ है, क्योंकि लाइकन्स किल हो चुके थे, वो उन्होंने अपने आप ही किया है और नेचर ने डिमांड की है तब किया है। और डायरेक्शनल का मतलब यही है, एक पार्टिकुलर तरफ बढ़ना। हम इंटेंशन से, ह्यूमंस इंटेंशन से करता है, उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। जब नेचर के हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म करता है पार्टिकुलर करेक्टर डेवलप, को हम डायरेक्शनल भी बोलते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन तीन टाइप के होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यदि बात करें हम, अपनी बुक में डायग्राम ही दिए हुए हैं। एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, कोई पार्टिकुलर करेक्टर की तरफ बढ़ना, जिसमें आपको दिया हुआ है, जैसे नॉर्मल ये था हमारा, या तो ये क्या होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या फिर ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक पार्टिकुलर करेक्टर की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा एक होता है डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव में क्या रहता है आपका, जो हमारे करेक्टर्स थे ना, वो दो टाइप के करेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है एक स्टेबल। स्टेबल से रिलेटेड ही है, तो उसमें क्या रहता है, जो हमारा करेक्टर लगभग इस तरीके से था, तो एक पार्टिकुलर मीन वैल्यू है उसके आसपास है, जो हमारा पीक है ना वो ज़्यादा बड़ी बढ़ जाती है। मीडियम वाले जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तीन टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पढ़े जाते हैं, बुक में दिए हुए हैं। तो एक प्रकार का डायरेक्शनल सिलेक्शन है, एक पार्टिकुलर करेक्टर की तरफ, डार्क कलर के करेक्टर की तरफ है वो बढ़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंडेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, किसके में है। और इसमें यदि हम बात करें, रामापिथिकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, और फिर होमो सैपियंस, ये एक हमारा ट्रेंड रहेगा। रामापिथिकस तो सबसे पहले ही था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस इसके बाद का आता है। एक ट्रेंड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से कहाँ से कहाँ है। देखो इसमें रामापिथिकस सबसे शुरू में ही आता है, इसी में से ने गड़बड़ी की हुई है। होमो हैबिलस के बाद आता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद नहीं आएगा। हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज। लिंक का मतलब है कनेक्टिंग लिंक की बात आपसे पूछी हुई है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच का जोड़। जैसे एक होता है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो किस किस के बीच में काम करता है, आपका रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि इसके पास दोनों ही करेक्टर्स थे। तो ऐसा मानते हैं कि बर्ड्स का इवोल्यूशन इनसे हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है लोफिस। लोफिस किस किस के बीच की है, ये फीसीज और हमारे रेप्टाइल्स के बीच। तो रेप्टाइल्स क्या हैं, ये हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और जो फीसीज हैं ये हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लो फीसीज का मतलब क्या है, इनके अंदर गिल्स की जगह क्या थे, लंग्स थे, जिनकी वजह से एक ऐसा एडवांसमेंट करेक्टर आया कि वो लैंड की तरफ बढ़ने शुरू हुए। तो एक कनेक्टिंग लिंक मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने एक थोड़ा सा क्या किया, एक फर्दर नए चेंज की तरफ ध्यान दिया, नया चेंज उसके अंदर आया, जिससे एक नई स्पीसीज शुरू हो चुकी। बाकी ये वर्ड डोडो वर्ड है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आते हैं, सीवीड समुद्रों में होता है। इसके अलावा चिंपैंजी हमारे इसमें आ जाते हैं, प्राइमेट्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके के आपको जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से डायरेक्ट कहाँ से बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल कहाँ से, उसका आइडिया आपको दे दिया गया है। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। पार्ट थर्ड में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब रखें, बायोलॉजी बाय दीपक नैन, उसमें भी आपको बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।